आज हम एक ऐसी कला की पड़ताल कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी के हर कोने में मौजूद है। हर कोने में, सही कहा। ऑफिस की मीटिंग से लेकर घर पर इस बात की बहस तक कि रात के खाने में क्या बनेगा। हम बात कर रहे हैं नेगोशिएशन की, मतलब मोल भाव की। हाँ, पर रुकिए, इससे पहले कि लोग बाजार में सब्जी के दाम कम करवाने के बारे में सोचने लगे। हाँ, ये वो नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा, मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। आज की हमारी जो चर्चा है उसका आधार है क्रिस वॉस की एक किताब, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। और ये किताब किसी बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ने नहीं लिखी है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। क्रिस वॉस वो FBI के लीड होस्टेज नेगोशिएटर थे। सोचिए जरा। उनकी दुनिया में मोल भाव का मतलब था बैंक लुटेरों से, आतंकवादियों से, किडनैपर से बात करना। एक ऐसी दुनिया जहां एक गलत शब्द या एक गलत लहजा। हाँ, और किसी की जान जा सकती थी। तो आज हम जो भी सीखेंगे वो कोई थ्योरी नहीं है, वो सबसे मुश्किल हालातों में परखी हुई सच्चाई है। और हमारा मिशन है इन तकनीकों के पीछे की साइकोलॉजी को समझना। सही। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे विचार से जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। वॉस कहते हैं कि बातचीत कभी भी तर्क, मतलब लॉजिक से नहीं जीती जाती। नहीं, ये हमेशा भावनाओं का, इमोशंस का खेल होता है। यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये बात तो बिल्कुल उल्टी लगती है। हम तो हमेशा से यही सोचते आए हैं कि जो सबसे अच्छा नेगोशिएटर होता है वो तो बिल्कुल शांत होता है, तर्कसंगत होता है। एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह। हाँ, एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचता है। भावनाओं को तो मतलब एक कमजोरी माना जाता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि हम सब बहुत तर्कसंगत प्राणी है, सोच समझकर फैसले लेते हैं। लेकिन सच ये है कि इंसान पहले भावनात्मक रूप से कोई फैसला करता है, किसी चीज को पसंद या नापसंद करता है, और फिर उसे सही ठहराने के लिए तर्क का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। दिल पहले हाँ या ना कहता है, दिमाग तो बस बाद में उसके लिए बहाने गढ़ता है। जो नेगोशिएटर इस एक बात को समझ लेता है ना, वो आधी जंग जीत गया। हाँ, वो बातचीत की नब्ज पकड़ लेता है। ठीक है, तो अगर बातचीत का खेल भावनाओं पर टिका है तो इसे खेलने का पहला नियम क्या है? किताब में एक और चौंकाने वाली बात कही गई है कि एक अच्छी बातचीत की शुरुआत हाँ से नहीं बल्कि नहीं से होती है ना चौंकाने वाली बात? कैसे हो सकता है? मेरा तो पूरा जीवन इसी कोशिश में बीता है कि सामने वाला मेरी बात पर हाँ कह दे। और शायद इसीलिए हमारी कई बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। अच्छा। हाँ, पारंपरिक सोच हमें यही सिखाती है कि हाँ तक पहुंचो। लेकिन वॉस का अनुभव कहता है कि जब आप किसी पर हाँ कहने का दबाव बनाते हैं तो वो खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। हाँ, एक वादा है, एक जिम्मेदारी है, उसके साथ एक बोझ आता है जिसके लिए शायद सामने वाला तैयार न हो, और वो तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। तो एक उदाहरण लेते हैं। हाँ, अगर मुझे किसी से 5 मिनट बात करनी है तो मैं क्या कहूँ? मैं तो यही पूछता हूँ कि आपके पास 5 मिनट बात करने के लिए हैं? हाँ, और इसमें आप हाँ की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी सवाल में खतरा है। हो सकता है उनके पास समय हो, लेकिन वो दबाव महसूस करे और बचने के लिए कह दे, नहीं मैं अभी व्यस्त हूँ। तो इसकी जगह क्या करना चाहिए? इसकी जगह वॉस की तकनीक का इस्तेमाल करें। सवाल को ऐसे बनाएं कि उसका जवाब नहीं में देना आसान हो। आप पूछ सकते हैं, क्या अभी बात करना आपके लिए एक बुरा समय है? क्या अभी बात करना एक बुरा समय है? या फिर क्या ये पूछना आपके लिए असुविधाजनक होगा? अच्छा, तो अगर वो कहते हैं नहीं, हाँ, नहीं ये बुरा समय नहीं है, हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि हाँ ये बात करने का अच्छा समय है। वाह, ये तो दिमाग घुमा देने वाला है ना? जब कोई व्यक्ति नहीं कहता है तो उसे लगता है कि स्थिति उसके कंट्रोल में है, वो सुरक्षित महसूस करता है। सही। नहीं, ये बुरा समय नहीं है कहने से उसे लगता है कि ये फैसला उसका अपना है, उस पर थोपा नहीं गया है। नहीं कहना एक तरह से उसका रक्षा कवच बन जाता है। और जब वो सुरक्षित महसूस करता है तभी वो असल में आपकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार होता है। तो नहीं बातचीत का अंत नहीं है, ये तो बातचीत का दरवाजा खोलने की असली चाबी है। ठीक है, तो हमने नहीं कहकर दरवाजा खोल लिया है, अब अंदर क्या है ये कैसे पता चलेगा? यहीं पर किताब में टैक्टिकल एम्पैथी का जिक्र आता है। अब एम्पैथी यानी सहानुभूति तो मैं समझता हूं, लेकिन इसके आगे ये टैक्टिकल या सामरिक शब्द क्यों लगाया गया है? ये सुनने में थोड़ा जोड़ तोड़ वाला, चालाकी भरा लगता है। हाँ, चालाकी भरा लगता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। टैक्टिकल का मतलब यहाँ चालाकी करना नहीं है, बल्कि सोच समझकर इस्तेमाल करना है। टैक्टिकल एम्पैथी का मतलब सामने वाले से सहमत होना
या उसकी भावनाओं को सही ठहराना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उसकी भावनाओं को और उसकी स्थिति को बिना किसी जजमेंट के पूरी ईमानदारी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक पल के लिए अपनी दलीलों को भूलकर दुनिया को उसकी नजरों से देखना। बिल्कुल। तो ये कहने के बजाय कि मैं समझता हूँ, जो कि एक बहुत ही घिसी पिटी और खोखली लाइन लगती है, और ज्यादातर लोग मानते भी नहीं है। हाँ, तो हमें क्या कहना चाहिए? मान लीजिए कोई क्लाइंट कह रहा है कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो मैं समझता हूँ कहने के बजाय आप कहेंगे, ऐसा लग रहा है कि कीमत आपके लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, या फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बजट को लेकर काफी दबाव में हैं। देखिए, आपने उसकी बात को सही नहीं ठहराया, आपने बस उसकी भावना या स्थिति को पहचान कर उसे शब्द दिए हैं। और इसका असर क्या होता है? इसका असर जादुई होता है। जिस पल सामने वाले को ये महसूस होता है कि आप बिना बहस किए उसकी बात को समझ रहे हैं, तो उसका रक्षात्मक रवैया टूट जाता है। उसके दिमाग में एक आवाज आती है, हाँ, आखिरकार कोई तो है जो मेरी बात समझ रहा है। और उस पल वो इंसान आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है। विश्वास बनाने का ये सबसे तेज तरीका है। ठीक है, तो टैक्टिकल एम्पैथी से हम ये दिखाते हैं कि हम सामने वाले की स्थिति को समझ रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि उनकी स्थिति असल में है क्या, अगर वो खुलकर नहीं बता रहे हैं, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम और जानकारी निकाल सकें बिना सीधा सवाल पूछे? है, और वो तरीका इतना सरल है कि यकीन नहीं होता। किताब में मिररिंग नाम की एक तकनीक है। हाँ, मिररिंग सुनने में बहुत ज्यादा सरल लगती है। सरल है लेकिन असाधारण रूप से शक्तिशाली है। मिररिंग का मतलब है सामने वाले के कहे हुए आखिरी 1 से 3 शब्दों को एक सवालिया लहजे में दोहराना। बस इतना ही? बस इतना ही। 1 मिनट, क्या ये थोड़ा अजीब या बनावटी नहीं लगेगा? अगर मैं किसी के आखिरी 3 शब्द ही दोहराता रहूं, तो क्या उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उनकी नकल उतार रहा हूं या मजाक बना रहा हूं? ये एक आम चिंता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपका लहजा सवालिया होता है। आप एक तरह से उत्सुकता दिखा रहे होते हैं। अच्छा। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैं कहती हूँ, ये डील हमारे लिए बहुत मुश्किल लग रही है। तो मुझे बस कहना है मुश्किल लग रही है? हाँ, और फिर चुप हो जाइए। चुप हो जाना है? हाँ। अब देखिए क्या होता है। मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी कि मैं उस चुप्पी को भरूं। मैं कहूंगी, हाँ, मुश्किल इसलिए लग रही है क्योंकि हमारी लीगल टीम को कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्लॉज पर आपत्ति है। ओह, देखा आपने, सिर्फ 3 शब्द दोहराने से आपने बिना पूछे ये जान लिया कि असली समस्या डील नहीं बल्कि लीगल टीम और कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज हैं। ये तो कमाल है। को और विस्तार से बताने के लिए उकसाता है। वो खुद ही अपनी चिंताओं को आपके सामने खोलकर रख देते हैं। तो ये जानकारी निकालने का एक बहुत ही विनम्र और असरदार तरीका है। ठीक है, तो मिररिंग से हमें कच्ची जानकारी और भावनाएं मिलती हैं। अगर वो भावनाएं बहुत तीव्र हों, जैसे गुस्सा, निराशा या डर, तो हम क्या करें? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये हमें हमारी अगली तकनीक पर लाता है, भावनाओं को लेबल करना। लेबल करना? हाँ, ये टैक्टिकल एम्पैथी का ही अगला कदम है। इसमें हम सामने वाले की भावना को पहचानकर उसे एक नाम देते हैं। इसके लिए हम ऐसा लगता है कि, या शायद आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वाक्यांशों का उपयोग करते हैं। जैसे अगर मेरा कोई टीम मेंबर किसी प्रोजेक्ट में हो रही देरी से नाराज है, तो मैं कह सकता हूं, ऐसा लगता है कि आप इस देरी की वजह से काफी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। बिल्कुल। और जैसे ही आप ये करते हैं, एक न्यूरोलॉजिकल घटना होती है। अच्छा। जब आप किसी की तीव्र भावना को नाम देते हैं, तो उसके दिमाग की गतिविधि भावनात्मक हिस्से से हटकर तार्किक हिस्से में चली जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो उस भावना की तीव्रता कम हो जाती है। वाह! यह एक गुब्बारे से हवा निकालने जैसा है। जब आप किसी के गुस्से को स्वीकार करते हैं और उसे नाम देते हैं, तो उसका गुस्सा अक्सर कम हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी भावना को सुना और समझा गया है। अब किताब में एक ऐसी तकनीक है जो मुझे तो बिल्कुल आत्मघाती लगती है। कौन सी? इसे कहते हैं एक्यूजेशन ऑडिट। लेखक कहते हैं कि बातचीत शुरू करने से पहले वो सारी बुरी बातें जो सामने वाला आपके बारे में सोच सकता है, वो आप खुद ही बोल दीजिए। हाँ, ये तो अपना केस खुद ही कमजोर करने जैसा नहीं है। सुनने में ये बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। इसके पीछे का मनोविज्ञान यह है कि आप बातचीत में मौजूद हर नकारात्मक सोच और शक को पहले ही सामने लाकर उसे बेअसर कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए
आप एक सेल्स पर्सन हैं और किसी को फोन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वो सोच रहा होगा कि ये एक और परेशान करने वाला सेल्स कॉल है। तो आप बातचीत की शुरुआत ही ये कहकर करें। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं एक और सेल्समैन हूं जो आपका कीमती समय बर्बाद करने वाला है। ये तो बहुत हिम्मत का काम है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले के हाथ से वो हथियार ही छीन लेते हैं जो वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। वो मन ही मन सोचता है, हाँ मैं यही सोच रहा था, लेकिन इसने तो खुद ही मान लिया। तो उसका वो जो डिफेंस है वो नीचे आ जाता है। तुरंत उसका रक्षात्मक रवैया खत्म हो जाता है। आप कमरे में मौजूद हाथी को खुद ही संबोधित कर रहे हैं। इससे एक खुलापन और ईमानदारी का माहौल बनता है जो किसी भी बातचीत के लिए जरूरी है। ठीक है, तो हमने माहौल बना लिया, विश्वास कायम कर लिया और तनाव कम कर दिया। अब असल मुद्दे पर आते हैं, जीत की ओर कैसे बढ़ें। यहाँ किताब एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरी बात कहती है। हमारा लक्ष्य सामने वाले से "You're right" यानी आप सही हैं कहलवाना नहीं है, बल्कि "That's right" यानी हाँ यही बात है कहलवाना है। ये दोनों सुनने में तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं। इनमें इतना बड़ा फर्क क्या है? जमीन आसमान का। जब कोई कहता है "You're right" या आप सही हैं, तो इसका अक्सर ये मतलब होता है ठीक है तुम जीत गए, अब बस मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा, ये बातचीत को खत्म करने का एक तरीका है जब कोई आपकी दलीलों से थक जाता है। इसमें कोई भावनात्मक जुड़ाव या सहमति नहीं होती। ये बस एक बौद्धिक हार है, दिली सहमति नहीं। समझ गया। ये एक तरह से बहस खत्म करने के लिए हार मान लेना है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई कहता है "That's right", हाँ यही बात है, तो ये एक आहा मोमेंट होता है, एक एपिफनी है। इसका मतलब है कि सामने वाले को ये महसूस हो गया है कि आपने उसकी बात को, उसकी स्थिति को, उसकी भावनाओं को 100% समझ लिया है। उसे लगता है कि आपने उसके मन की बात कह दी है। और ये इस बात का संकेत है कि एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन गया है। बिल्कुल। ये बातचीत का निर्णायक मोड़ है। जब आप किसी से "That's right" सुन लेते हैं तो समझ लीजिए कि अब वो आपकी बात मानने और समझौता करने के लिए तैयार है। तो इस "That's right" वाले पल तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा टूल क्या है? किताब में कैलिब्रेटेड प्रश्नों का जिक्र है। हाँ, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। ये किस तरह के सवाल होते हैं? कैलिब्रेटेड प्रश्न ऐसे खुले अंत वाले सवाल होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। ये सवाल अक्सर कैसे यानी हाउ या क्या यानी व्हाट से शुरू होते हैं। ये सवाल सामने वाले को आदेश देने के बजाय उन्हें समस्या का समाधान खोजने में भागीदार बनाते हैं। जैसे ये कहने के बजाय कि तुम ये काम नहीं कर सकते, हमें पूछना चाहिए हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। सही। या मान लीजिए आपका बॉस आप पर कोई नामुमकिन काम थोप रहा है। ये नहीं हो सकता कहने के बजाय आप पूछे मैं ये कैसे करूं? अच्छा। या इसे सफल बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी? ये सवाल उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। अब ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये हमारी समस्या बन गई है। हाँ, ये हमारी समस्या बन गई है। आप उन्हें अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अक्सर उनके सुझाए गए समाधान वही होते हैं जो आप चाहते थे, लेकिन अब वो विचार उनका अपना होता है। हाँ, इसलिए वे उसे लागू करने के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध होते हैं। ये तो सामने वाले को नियंत्रण का एहसास देना है, जबकि बातचीत को दिशा आप ही दे रहे हैं। और अंत में जीत की राह में एक और बाधा आती है, डेडलाइन। हम सब पर इसका दबाव होता है। हाँ, और क्रिस वॉस का अनुभव कहता है कि लगभग 90% डेडलाइन नकली होती हैं। 90%? हाँ, उनका एकमात्र मकसद आप पर दबाव बनाना होता है ताकि आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लें। किसी भी बातचीत में सबसे ज्यादा कंट्रोल उसके पास होता है जो सबसे ज्यादा धैर्य रख सकता है। जब भी कोई आप पर डेडलाइन का दबाव बनाए तो शांत रहें। दबाव में नहीं आना है। बिल्कुल नहीं। याद रखिए, समय अक्सर आपके पक्ष में होता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि बातचीत सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स में नहीं होती। नहीं, ये हर जगह है। हमारे रिश्तों में, अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ और यहाँ तक कि खुद के साथ भी। और असली नेगोशिएटर वो नहीं है जो सबसे जोर से बोलता है, बल्कि वो है जो सबसे ध्यान से सुनता है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। सुनना ही इस कला का सबसे बड़ा रहस्य है। तो अगर हम आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को दोहराएं। हाँ, जरूर। पहला, तर्क से नहीं, भावनाओं से बात करें। सामने वाले की दुनिया को समझें। दूसरा, बातचीत की सुरक्षित शुरुआत के लिए नहीं का रास्ता अपनाएं। सही। तीसरा, टैक्टिकल एम्पैथी, मिररिंग और लेबलिंग का इस्तेमाल करके विश्वास बनाएं और जानकारी हासिल करें। और आखिर में कैसे और क्या वाले कैलिब्रेटेड सवाल पूछकर सामने वाले को समाधान खोजने में अपना साथी बनाएं। ये सच में बहुत शक्तिशाली विचार हैं।
जो हमारे संवाद करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। और जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। हाँ। ये सोचने वाली बात है कि इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल हम दूसरों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए तो कर ही सकते हैं, पर क्या हम इनका इस्तेमाल खुद के साथ बेहतर बातचीत करने के लिए भी कर सकते हैं? खुद के साथ? हाँ, अपनी बुरी आदतों, अपने डर या अपने बड़े लक्ष्यों के साथ मोल भाव करने के लिए, अपनी उस अंदरूनी आवाज से नेगोशिएट करने के लिए जो कहती है तुम ये नहीं कर सकते। इस पर जरूर सोचिएगा।